20 से ज्यादा राज्यों में हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी की सरकार है, तो फिर 12,000 जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं, उसके बारे में हिंदुओं की रक्षा करने वाली ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, उनके द्वारा जो संगठन बनाया गया उसका नाम है हिंदू युवा वाहिनी, और एक हिंदू रक्षक सीएम के रहते हुए एक हिंदू इंस्पेक्टर की कैसे हत्या कर दी गई? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अरे सुबोध सिंह तो हिंदू है ना, हिंदू एक नहीं है, फिर उनकी हत्या क्यों कर दी गई? ये साजिश हम लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए। और साजिश ये है कि जो काम अंग्रेज इस देश में अधूरा छोड़ करके गए थे, ये अंग्रेजों के चमचे उस काम को पूरा करने के लिए सरकार में आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक आदमी का नाम बताइए, एक आदमी का, जो आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ हो, जिसने इस देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई हो। एक आदमी का नाम बताइए। और जब ये सवाल हम पूछते हैं तो कहते हैं देशद्रोही बोल रहा है। अच्छा, देशद्रोही बोल रहा है? मैं उस संगठन से ताल्लुक रखता हूं जिस संगठन के नेता कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे थे, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे थे। उसी सवाल को उठा रहा हूं, और वो सवाल ये है कि आजाद देश में आपको आजादी की बात करनी पड़ेगी, वरना अंग्रेजों के ये चापलूस इस देश को बेईमानों के हाथ में बेच देंगे। ये परिस्थिति आज हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है। और इस साजिश को हम लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारी मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। और मैं साफ शब्दों में आपको कहता हूं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। असल में इस देश में जवान, किसान और संविधान खतरे में। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसान कैसे खतरे में है, इसको आप बखूबी समझ रहे हैं। जवान कैसे खतरे में है, इसको भी आप बखूबी समझ रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि हमको संविधान बचाने की जरूरत है? वो परिस्थिति ये है कि इस देश के भीतर जो जमहूरियत है, उस जमहूरियत का गला घोटने का कोशिश किया जा रहा है। इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक एक करके उन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। और मैं 5 उदाहरण से इस बात को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 5 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात ये, इस देश में पहली बार 4 जजों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के कामकाज में दखल दे रही है। सरकार के इस दखलंदाजी का 4 जजों ने विरोध किया। और अभी एक जज जो रिटायर हुए हैं, जोसेफ साहब, कुरियन जोसेफ, उस ऑनरेबल रिटायर्ड जज ने कहा कि किस तरीके से सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि कौन सा केस किस जज के अंदर में जाएगा। और यह पहली बार हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, जो संविधान के, लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ कहते हैं, उस एक स्तंभ पे सीधे तौर पे हमला किया गया है। आप लोग जस्टिस लोया के बारे में जानते होंगे। मैं उस संबंध में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बार बार मेरे मन में यह सवाल आता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जस्टिस लोया के मौत की जांच होने को, इस बात को मानने को कोई तैयार क्यों नहीं है? और बार बार कोई ना कोई जज अपने आप को उस केस से अलग क्यों कर लेते हैं? दूसरी बात, आप चुनाव आयोग की हालत देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम बोले देखो, हमको तो नहीं करने आता है, अमित शाह से पूछ लो, हमको नहीं मालूम है कि हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम तो बिहार में ये देखे कि ईवीएम हैक हो ना हो, हमारा सीएम हैक हो गया है। जनता वोट दी भाजपा के खिलाफ, हमारे मुख्यमंत्री जो है भाजपा के पास जाकर के बैठ गए। क्या कर लीजिएगा? तो मोदी जी के बारे में कल्पना कर रहे हैं। मोदी जी अमित शाह से कह रहे हो कि और अमित बताओ क्या चुनाव का रिजल्ट होगा, तो अमित जी एकदम डायलॉग मारेंगे, एकदम बिग बिग की तरह, कि उनके पास एग्जिट पोल है, हमारे पास ईवीएम है। क्या होगा रिजल्ट हमको नहीं पता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात में केंद्रित है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं
स्वायत्त तरीके से अपना काम करने में सक्षम नहीं है। सीबीआई की हालत देख लीजिए, सीबीआई पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। नंबर 1 और नंबर 2 में लड़ाई चल रही है, चल रही नहीं चल रही है। इसके साथ साथ जितने भी